अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। अच्छे ही होंगे। लेक्चर्स आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आना है, विच इज रीडिंग स्ट्रेटजीज। बट बिफोर दिस वी हैव टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस असेसमेंट स्कीम एज वेल। आज ना असेसमेंट स्कीम भी है, तो हम उसको भी आज डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, आपकी जो असेसमेंट स्कीम है ना, वो ये है। अटेंडेंस है 5% आपकी, बिहेवियर के हैं आपके 4% मार्क्स, ठीक है। ये सेशनल का वेटेज है सारा। क्विज या सरप्राइज टेस्ट होंगे आपके 5% होंगे वो टोटल। फिर उसके बाद आपका होगा अपना असाइनमेंट। जो असाइनमेंट्स होंगी वो आपकी 8% की होंगी। फिर आपकी होंगी प्रेजेंटेशंस, जो प्रेजेंटेशन होंगी ना आपकी, वो भी 8% मार्क्स की होंगी। अच्छा, प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि प्रेजेंटेशन आपकी, क्योंकि अब आपकी ओपन हो रही है यूनिवर्सिटीज, प्रेजेंटेशन आपकी एक्सटर्नल के सामने होती हैं। लास्ट टाइम तो मेरे फ्रेंड थे मेरे साथ, होपफुली वो इस साल भी हों। तो एक्सटर्नल में मैं, इंटरनल में मैं हूँगा और एक्सटर्नल भी होंगे एक आपके, ठीक है। और आपकी एचओडी भी होती हैं, समटाइम्स प्रिंसिपल नहीं, उनकी जगह एक रिप्रेजेंटेटिव होती है। 3 लोग होते हैं, उनके सामने आपने प्रेजेंटेशन देनी होती हैं। मिड टर्म के आपके 30%, फाइनल के आपके 40%, ये टोटल हो गया 100%। इट मीन्स 30% का आपका ये टोटल बनता है सेशनल। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट करना होगा, ठीक है। अब हमने एक क्विज अभी लेना मिड से पहले, एक क्विज मिड के बाद लेंगे, एक असाइनमेंट मिड से पहले, एक असाइनमेंट मिड के बाद। बाकी अटेंडेंस तो आप लोगों की जो होगी उसको देख के आपके मार्क्स लगा दिए जाएंगे। बिहेवियर की भी वो मेरे जहन में रहेगा। बाकी जब हम फिजिकल कैंपस की क्लासेस में आएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से जज हो जाएगा। अब आ जाएं आप प्रेजेंटेशंस। जो प्रेजेंटेशंस होंगी उसके लिए मैं आपको तैयार करा दूंगा इंशाल्लाह, इतना मसला नहीं होगा। वैसे आप होंगी भी तैयार, ये इतना इशू नहीं है। आप इंशाल्लाह अच्छा प्रेजेंटेशन कर लेंगे। अभी जो हमारे सामने चीज़ है वो एक क्विज है और एक असाइनमेंट है, तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि हम क्विज और असाइनमेंट के लिए काम करना शुरू कर दें, ठीक है। तो मैं इस पे आपसे ग्रुप में बात कर लूँगा। अभी और कुछ अगर हो आपके जहन में कुछ आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलें, हम कर रहे थे डिस्कस रीडिंग स्ट्रेटजीज। रीडिंग स्ट्रेटजीज में हमने नंबर 1 पे रीडिंग स्ट्रेटजी देखी थी, पिक्चर से रिलेटेड थी। डू यू नो रीड द पिक्चर। और सेकंड जो हमने देखी थी वो विजुअलाइजेशन थी, जिसमें हमने बड़ा अच्छे तरीके से बात की थी। अब विजुअलाइजेशन जो है ना, वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अब मुझे ये पर्सनली लगता है कि जब आप चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं ना, वो आपके जहन में रह जाती हैं, आप भूलते नहीं हैं, वो नक्श होती हैं आपके जहन के अंदर। अब हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, विच इज स्टॉप एंड चेक। रीडिंग स्ट्रेटजीज में ये जो थर्ड स्टेप है ना, दैट इज स्टॉप एंड चेक। इसमें यही है कि आपने रुक कर चेक करना है कि आया आपको चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। ये भी रीड करने की ना बेसिकली एक स्ट्रेटजी है, जिससे आप इफेक्टिवली एफिशिएंटली अच्छे तरीके से रीडिंग कर सकती हैं। स्टॉप एंड चेक। क्वेश्चन नंबर 1, आपने अपने आप को रोक कर एक क्वेश्चन करना है। डू आई अंडरस्टैंड, क्या मुझे ये चीज समझ आ रही है। मेरे साथ अभी भी ये होता है कि जब मैं रीडिंग कर रहा होता हूँ ना, तो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट getting or understanding that point. So what do I do is that I ask myself this question, do I understand, क्या मुझे ये वाकई समझ आई है, ठीक है। उसका वे क्या है। आप जो अपनी स्ट्रेटजीज है मैं वो भी साथ साथ शेयर करता रहूंगा, जो लाइफ में मैंने खुद थोड़ा बहुत सीखा। इन कैंपस क्लासेस होंगी तो आप भी मुझे अपने बारे में बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे चीज़ों को टैकल किया, क्योंकि हम सारे लाइफ में जो चीज़ें टैकल करते जा रहे थे वही तो हमारे तजुर्बे होते हैं, इसी से हम सीखते हैं। तो मेरा तो ये होता है कि वो जो लाइन मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही ना, ये पॉइंट मैं उसको बार बार रीड करता हूँ, ये कोशिश करता हूँ अंडरस्टैंड करने की कि इसमें राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो फिर उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक चीज़ आप और ध्यान में रखिएगा कि अगर तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्ट और क्लियर है ना, तो वो सेम है, बट बाज़ औक़ात सबकी इंटरप्रिटेशन जो है ना थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। फॉर इंस्टेंस, अब अगर क्लास होती, मैं आपको करके दिखाता, आपके सामने एक पानी का ग्लास होता जिसमें जो आधा ग्लास है ना वहां तक पानी होता। तो अब अगर आपसे वो क्वेश्चन किया जाए कि कितना पानी है, तो आप में से आधे बच्चे कहेंगे कि आधा ग्लास भरा है, आधे कहेंगे आधा ग्लास खाली है, और कुछ कहेंगे बिल्कुल आधा है। अब ये 3 इंसान की साइकोलॉजी की अप्रोचेस को शो करता है, यानी 3 मुख्तलिफ आंसर आ गए हमारे पास। 3 इंटरप्रिटेशन आ गई। जो लोग कह रहे हैं ना आधा भरा है, वो लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं।
उन्हें हर चीज़ में उम्मीद नज़र आती है। जो लोग कह रहे हैं ना कि आधा है, वो राय देने से ज़रा इज्तनाब करते हैं। जो तीसरे लोग हैं ना, जो कह रहे हैं आधा खाली है, वो बेसिकली ना पेसिमिस्ट लोग हैं। जो पेसिमिस्ट लोग होते हैं ना, वो बड़े हर चीज़ में से ना नेगेटिव साइड निकाल लेते हैं। तो ये आपने देखना है, डू आई रियली अंडरस्टैंड। एक आपने देखना राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या, लाजमी नहीं है कि आपका और राइटर का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू, समटाइम्स डिफर कर सकता है। खैर आप लोग मेडिकल साइंसेज में वहाँ पे रिसर्च होती है, ऑब्जर्वेशन की बेस पर होती है, और रिसर्च जो होती है अमूमन उसकी जो डिडक्शंस होती है ना वो सेम होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका और राइटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो सेम होगा। सेकेंड क्वेश्चन, आस्क योरसेल्फ, डू हैव एनी क्वेश्चंस, क्या आपके जहन में क्वेश्चन है? अच्छा, स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन ऑफ ए स्टूडेंट इज वन हु आस्क क्वेश्चंस। एक ऐसा इंसान जो कि सवाल पूछता है उसको स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर तो आपको पता है छोटे बच्चे को सवाल करने से डिस्करेज कर दिया जाता है। आपने देखा एक अंग्रेज लिखता है, कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई फ्लॉ है। जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो वो मुझसे बहुत सवाल करते हैं, यूनिवर्स ऐसा क्यों है, हम खाते कैसे हैं, हम भागते हैं, एनर्जी कहाँ जाती है, इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। बट 9-10 में जब बच्चे ग्रेड में आते हैं ना, ग्रेड ओ लेवल्स वगैरह में आते हैं, तो वो मुझसे सवाल करना बंद कर देते हैं। तो कहते हैं देयर इज समथिंग विच इज अ मिस इन आवर एजुकेशनल सिस्टम, फॉल्ट, मिस्टेक है, देयर इज समथिंग अ मिस, जिसकी वजह से हमारे बच्चे सीख नहीं पा रहे। देखिए हम ना क्वेश्चनिंग करने से बहुत डिस्करेज करते हैं, इवन हमारे टीचर्स इस लेवल पे भी, टीचर्स आप क्वेश्चन करें ना तो बच्चे वो आपको डिस्करेज करना शुरू कर देंगे। तो आपने अपने आप से क्वेश्चन यहाँ पे करना है कि डू आई हैव एनी क्वेश्चंस। आप पढ़ते पढ़ते आपके जहन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपकी रीडिंग उतनी अच्छी होगी अगर अपने आइडियाज को आप रिलेट करेंगे, जो आइडियाज आपके जहन में, जो राइटर के आइडियाज उसके साथ जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसमें जो आइडियाज आ रहे हैं। Point number 3 is what are my predictions moving forward? This is very important. See, when you are well read, you make predictions. आप analysis करते हैं, you make analysis. अब आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, आप रीडिंग करते हैं, वेल वर्स्ड रीडिंग में, या आपका जनरल नॉलेज वैसे बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छा है, आप लोगों से डिस्कशन बहुत करते रहते हैं, तो आपको चीज़ों का मालूम है, चीज़ों को जानते हैं। अब जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपके जहन में ना कुछ प्रिडिक्शंस आना शुरू हो जाएंगी। यानी आपको ये लगेगा कि स्टोरी जो डेवलप हो रही है ना, आगे जैसे ऐसा होगा, आगे जैसे ऐसा होगा, ऐसा ऐसा हो सकता है। मेरी वालदा की रिसेंटली वफात हुई है 22 नवंबर को, उनके लिए दुआ कीजिएगा। उन्हें ना ड्रामे देखने का बहुत शौक था, वो ड्रामे देखती थी, तो अक्सर मैं ना वो ड्रामों का जो टाइटल होता था ना, तो ड्रामों के टाइटल से ना उनको बताता था कि देखिए इस ड्रामे का टाइटल में ऐसे किरदार खड़े हैं, तो ये मर जाएगा, ये हो जाएगा। एक आध दफा ना ठीक भी हो गया। तो मैं उनकी कह रहा था कि कहीं ना कहीं ये साइंस है, आपके जो टाइटल्स होते हैं ना उसके अंदर स्टोरी होती है, कुछ हद तक ना स्टोरी होती है। वो बड़ा कोई फेमस ड्रामा था जिसमें मैं उनको बता रहा था कि ये देखें, ये किरदार उसके अंदर नजर नहीं आता, तो ये मर जाएगा, ये जिंदा रहेगा, और वो हो गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया ना, तो वो बड़ा, उन्होंने कहा अच्छा। तो ये ना कहीं टाइटल के अंदर, सब टाइटल्स के अंदर आपका जो हेडिंग होता है उसके अंदर होता है, आपकी बुक का जो टाइटल होता है ना, वो बड़ा कुछ आपकी बुक के बारे में बता रहा होता है। जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रीडिंग आगे किस तरफ जाएगी, ठीक है। तो आप उसके ऊपर एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कैरेक्टर्स इस तरह डेवलप हो रहे हैं, स्टोरी इस तरीके से डेवलप हो रही है, एनालिसिस इस तरह से जा रहा है चीजें, तो आप, सॉरी एनालिसिस नहीं, आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला होगा। तो आपने ये स्टॉप एंड चेक करना है जब आप रीडिंग कर रहे होंगे। इवन मेडिकल की फील्ड के अंदर आप लोग ऑब्जर्वेशन करते वक्त 3 स्टेजेस की बात हो रही है कि अब देखें ना, इस वक्त कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर जब काम हो रहा है, तब तो ये चीजें हो रही होंगी ना कि पहले जब सार्स को पढ़ा गया होगा, डू आई अंडरस्टैंड, डू हैव एनी क्वेश्चंस, कि उसके ऊपर भी क्वेश्चंस रेज किए होंगे। फिर कोविड का जो बिहेवियर, जो बैक्टीरिया फाइंड हुआ, उसके वायरस जो फाइंड हुआ उसके ऊपर रिसर्च की गई, व्हाट आर माय प्रेडिक्शंस मूविंग फॉरवर्ड, सॉरी। तो उसके बारे में भी तो ये रिसर्च वो कर रहे होंगे ना कि अब इसके ऊपर मेरी क्या रिसर्चेज हैं, सॉरी मेरी रिसर्च के आगे क्या डिडक्शंस हो सकते हैं। अब देखो इशू जो कोविड में आ रहा है वो उसकी म्यूटेशन की वजह से आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा म्यूटेट कर रहा है, म्यूटेशंस उसकी बहुत ज्यादा हो रही हैं। वरना एक आध की तो वायरसेस की जो उन्होंने वैक्सीन बनाना शुरू कर दी, बट दैट इज नॉट इफेक्टिव ऑन एवरी स्ट्रीक। सी, सो व्हाट यू डू इज यू मेक एनालिसिस, फिर आप एनालिसिस करते हैं। अब वो एनालिसिस, ये हमें एनालिसिस से पता चला ना कि आपने कोविड की वैक्सीन बनाई जो कि हमारी इतनी फ्रूटफुल नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। आपको एनालिसिस से फिर ये पता चला आपने प्रेडिक्शन करके अंदाजा लगाया कि इसका मतलब वो म्यूटेशन कर रहा होगा। और अब वो जो बात हम पहले कर रहे थे 3-4 महीने पहले, अब आप उसकी म्यूटेशन देख रहे हैं कि उसकी नई नई जो स्ट्रीक्स है वो पूरी दुनिया के अंदर जाहिर हो रही हैं, ठीक है। तो आपने पॉइंट नंबर 3 पे क्या करना है, स्टॉप एंड चेक करना है, डू आई अंडरस्टैंड, डू आई हैव एनी क्वेश्चंस, व्हाट आर माय प्रेडिक्शंस मूविंग फॉरवर्ड। नाउ डू आई अंडरस्टैंड,
आपने अंडरस्टैंड करके ये देखना है, जो भी आप रीड कर रहे हैं उसमें ये देखें, अंडरस्टैंड करते हुए आपकी ये हालत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट इज द मेन आइडिया। आपने जानने की कोशिश करनी है कि मेन आइडिया क्या है। व्हाट इज द मेन आइडिया, हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल उससे पहले पढ़ा हुआ कि मेन आइडिया किस तरह दिखते हैं। आप टॉपिक सेंटेंस देखेंगे, सपोर्टिंग डिटेल्स देखेंगे, कंक्लूडिंग सेंटेंस देखेंगे, आप उससे अंदाजा लगाएंगे कि मेन आइडिया उसका क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है। मेन आइडिया इज द सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है जिसके ऊपर राइटर बात कर रहा है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डिटेल्स, उसके बारे में वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स कौन सी है, सपोर्टिंग डिटेल्स कौन सी है जो कि राइटर ने दी हैं, ठीक है। फिर इफ नीड बी ऑर्गेनाइज योर थॉट्स यूजिंग अ कॉन्सेप्ट वेब, अगर आप चाहें तो आप एक कॉन्सेप्ट वेब बना लें और उसके बाद आप क्या कहते हैं उसके थ्रू ऑर्गेनाइज करें। अच्छा, इसके कॉन्सेप्ट वेब से मुराद ये भी हो सकता है कि वेबसाइट वाला तो नहीं होगा। वेब का मतलब होता है एक ये जाल बना लेना। कॉन्सेप्ट वेब ये होगा कि आप एक जाल बना लें। जैसे आप सबसे पहले मेन आइडिया के लिहाज से लिखे, जैसे यहाँ पे लिखे ड्रग एडिक्शन, लिखे ड्रग एडिक्शन का अब कॉन्सेप्ट हो गया, ये गोल दायरे में बना दे। फिर उसके बाद एक लाइन निकाल के इधर एक और गोल दायरा बना दें और इधर लिख दें इफेक्ट्स, और इधर लाइन निकाल के एक और गोल दायरा बना दें और यहाँ लिख दें कॉजेस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे गोल दायरा बना के लिख दें कंक्लूजन। तो एक कॉन्सेप्ट वेब बना लें। अब उसके इफेक्ट्स में आप लाइनें निकाल के 3-4 निकाल के बना लें कि उसके इफेक्ट्स क्या हैं। लेजी माइंड हो जाता है, फिर आप क्या कहते हैं इनएफिशिएंसी हो जाती है, काम नहीं होता, लॉस ऑफ एकेडमिक वर्क हो गया। ये कॉन्सेप्ट का वेब का हो जाएगा आपका। पूरा एक जाल सा बना लें जिसमें आप अपने कॉन्सेप्ट को फर्दर डिटेल, उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स, मेन आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स को लिख लें। उससे क्या होगा कि आप जब उसको देखेंगे ना, आपके जहन में सीधा सारे आइडियाज जनरेट हो जाएंगे। ये भी देखिए वो पहले वाली बात की तरफ ही जा रहा है कि पिक्चर, जब आप उसको देखेंगे वो पिक्चर आपके जहन में एकदम आएगी, वो सारे आइडियाज आपके रिकॉल हो जाएंगे। तो ये जो विजुअलाइजेशन और विजुअलाइजेशन वाली बात भी आ गई, सो दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो आप ये देख सकते हैं कि इससे हम क्या कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट वेब बनाकर अपने आइडियाज को बार बार आसानी होती है याद करने में। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट वेब, इन्होंने ये देखिए ये वही आ गया कॉन्सेप्ट वेब। बेसिक वेब कैसे बनाया जाता है। दिस बेसिक वेब कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज। ये बेसिक वेब है जिसके थ्रू आप डिफरेंट वोकैबुलरी और कॉन्सेप्ट अपने अच्छे करने के ना एक्टिविटीज कर सकते हैं इसके थ्रू। इसके जरिए आप वोकैबुलरी भी अपनी इनहेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। उसके अलावा अपने कॉन्सेप्ट को भी आप फर्दर एलेबोरेट कर सकते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पर आप एक फॉर एग्जांपल कोई एक टॉपिक लिख लें। आप क्या टॉपिक लिखना चाहेंगे, एक टॉपिक लिखे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक टॉपिक लिखते हैं, यस, यहाँ लिखो प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग वुमेन। प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग वुमेन, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग वुमेन क्या होगा, सबसे पहले सोशल प्रेशर। आपके ऊपर एक सोशल प्रेशर यहाँ पे आ जाता है कि हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता कि वुमेन अभी भी काम करें। रिलीजियस स्टीरियोटाइप्स, अब ये कि रिलीजन के जरिए स्टीरियोटाइप्स बना दी गई जो कि हालांकि रिलीजन के अंदर नहीं है। इस पर मैं डिटेल में आपसे कभी बात करूंगा। वो रिलीजन का हिस्सा नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती बेसिकली हमारे सोशल प्रेशर है जिसको रिलीजन की शक्ल दे दी जाती है। इसीलिए देखें ना, रिलीजन बहुत हद तक अपने हाथों में रखा गया। अब आपने देखा ये जो बड़े बड़े आलिम दीन हम सामने आ रहे हैं वो एकदम क्यों इतना अवाम में मुतासर कौन काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो स्टीरियोटाइप्स पहले के बनाए थे ना उनको तोड़ रहे हैं, ठीक है। एक सोशल प्रेशर हो गया, एक रिलीजियस स्टीरियोटाइप हो गया। रिलीजियस स्टीरियोटाइप में हम ये भी ध्यान में रखें कि ये बहुत सी चीज़ें जो है ना ये बनाई गई हैं, रिलीजन में नहीं है। देखिए ना, एक हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मेरे हालात अच्छे नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शादी कर लें। वो दोबारा आया, उसने कहा फिर हालात अच्छे नहीं, आपने कहा फिर कर लें शादी, दूसरी कर ली। फिर तीसरी दफ़ा आया कि तीसरी दफ़ा शादी कर ले, चौथी दफ़ा कहा चौथी दफ़ा शादी कर ले। अब ये हदीस हमें हमेशा सुनाई जाती है, बहुत ज़्यादा सुनाई जाती है। चौथी दफ़ा जब शादी होगी उसके बड़े से बाद उसने कहा अब तो मैं मदीना का बड़े बड़े क्या कहते हैं बिजनेसमैन लोगों में से एक हो गया, मदीना के अमीर तरीन लोगों में से, ताजरों में से एक हो गया। तो अब ये हदीस हमें शुरू से सुनाई गई और इससे हमें कहा गया कि जी 4 शादियां करें, 4 शादियां करना अच्छा है, ठीक है। 4 शादियों की तरफ भी इसमें इशारा है, एक होगी चीज़। अब वो एक अलग डिबेट है। जिस चीज़ की तरफ मैं आपको ला रहा था ना कि रिलीजन से हमने ये वाली मतलब हदीस को मुकम्मल नहीं करते। अब इसके पीछे हिकमत क्या थी, इस हदीस के पीछे आप देखिएगा। उसकी जो चौथी वाइफ थी ना वो एक जो ये होता है ना भट्टी माल खान, वो उसकी बेटी थी, भट्टी मालिक की बेटी थी। भट्टियां जो होती है ना, भट्टी मालकान में से एक की बेटी थी।
और वो अपने साथ एक भट्टी लेकर आई थी जिसमें उसने और उसके साथ उसकी 3-4 बीवियों ने मिलकर काम किया, और चारों काम करती गई, और करते 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 वो क्या कहते हैं, रईस, मदीना के रईस लोगों में से एक बन गया। अब यहाँ से हमें ये भी पता चल जाता है कि औरतें काम कर सकती हैं, पर हमारे यहाँ तो हमें सोसाइटी में बताया जाता है रिलीजियस स्टीरियोटाइप्स में कि जी औरतें काम ही नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ गया। थर्ड आ जाओ जी, लो सैलरी। ये तो हमने जी, ये तो इंटरनेशनली भी देखते हैं, बड़े प्रेशर्स के बाद जाके यूरोप और अमेरिका में अब हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी इस्तेसाल है, वेमेन को लो सैलरी के ऊपर रखा जाता है, क्योंकि हमारे जहन में ये बना हुआ है जी कि दर्जे बने हुए कि औरतों का दर्जा कम होता है, तो हम औरतों को अच्छी सैलरी पे नहीं करते, मर्द की सैलरी ज़्यादा होती है। फॉर इंस्टेंस मर्द को 45 मिल रही है तो औरत को 30 मिल रही होगी। फिर उसके अलावा अगर आप असल में इनकी हालत देखना चाहते हैं ना, बेसिकली जो अक्सर लो सैलरी वाला कहते हैं लोग, तो आपके इर्द गिर्द तो सैलरी सेम ही होंगी, क्योंकि आपकी फील्ड में तो ज़्यादा मेल नहीं है, फीमेल ज़्यादा है। तो असल अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो ये इस्तेसाल है फैक्ट्रीज के अंदर। फैक्ट्रीज में जहां मर्द 45,000 पे 30,000 इतने कमा रहे हैं ना, औरतों को वो बहुत ही कम पे रखते हैं। औरतों को बहुत, आप मतलब आप सोचो, इवन अगर ये फैक्ट्री में जो मजदूर होते हैं 18,000 20,000 25,000 पे मर्दों को रखते हैं ना, तो औरतों को 8,000 पे रखते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को भी 8,000 पे रखते हैं। तो ये लो सैलरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी वुमेन की प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग वुमेन में आता है कि उनको बहुत लो सैलरी पे रखा जाता है। ठीक है, अगला आ गया फैसिलिटीज। मर्दों को भी नहीं फैसिलिटीज दी जाती यहाँ पर, तो वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती। फीमेल की तो उससे भी बहुत बुरी होती है। मर्दों को तो कैबिन मिल जाता है, बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के, उनको भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन मिल जाता है, चलो कैबिन मिल गया, थोड़ी सी वर्क स्पेस मिल गई। लेकिन वुमेन को वर्क स्पेस नहीं दी जाती, फैसिलिटीज नहीं दी जाती। फिर देखिए ना, एक अच्छी कंपनी का काम है कि अगर वुमेन जो है, इफ शी इज एक्सपेक्टिंग, देन दे शुड अरेंज समथिंग फॉर दैट। अगर वो एक्सपेक्ट कर रही है तो उसकी मैटरनिटी लीव्स होनी चाहिए, फिर उसके अलावा उसको मैटरनिटी पेड लीव्स मिलनी चाहिए, बोनसेस मिलने चाहिए। फिर एक नई माँ है तो वहाँ पे कुछ ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि अगर आप जॉब पे बुला रहे हैं तो उस वो वहाँ पे बेबी सिटर वाली पोजीशन हो, यानी आप वो रख दें जिसपे बच्चे को झूला दिया जाता है, बच्चे का झूलना होता है। आप इस तरह के एक इन्वायरमेंट बनाए जहाँ पे उनके बच्चों को भी रखा जा सके, लेकिन हमारे यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नज़र ही नहीं आती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाओ, जो कि बहुत बड़ा मसला है हैरेसमेंट का, मेल हैरेसमेंट का, कि वो मेल डोमिनेटेड हैरेस्ड होती हैं, हैरेसमेंट का शिकार होती हैं। उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से गुजरना पड़ता है कि क्या कहते हैं अपना, मर्द जो है वो जॉब देते वक्त भी कंडीशंस रख देते हैं कि आपने हमारे पर्सनल काम भी करने हैं, और फिर वो पर्सनली काम करते करते ताल्लुका डेवलप करने की कोशिश करते हैं, फिर उनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये हैरेसमेंट का भी इशू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके से अगर आप एक वेब बना लेंगे ना, कोई 2-3 पॉइंट्स और डाल के, तो आप देखिए क्या क्या कहते हैं, जैसे ही आपकी निगाह इस कॉन्सेप्ट वेब पे पड़ेगी ना, आपके जहन नशी हो जाएंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, वो जहन में दोबारा वापस आ जाएंगे आपके। आपको पढ़ते साथ ही अंदाजा हो जाएगा आपने किस चीज के ऊपर बात करनी है, आप क्या क्या पढ़ रहे थे, आपकी क्या क्या नॉलेज है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वेब बनाया करें, इससे ना आप लोगों की रीडिंग में आसानी होगी। वैसे कॉन्सेप्ट वेब इतना बड़ा आप ना ये बनाए आप अपने पेपर में, पेपर की तैयारी के लिए, पेपर की तैयारी के लिए बना लिया, असाइनमेंट्स की तैयारी में करके बना लिया फिट है। लेकिन वैसे जब आप रीडिंग करते हैं ना, तो आप स्टिकी नोट्स वगैरह यूज किया करें, नोट्स यूज करके उस पर पॉइंट्स बनाए, वो ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिडिक्ट। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, प्रूव इट, यूज फॉर शेडोइंग क्लूज। आपकी रीडिंग के अंदर ना प्रिडिक्शन, आई मीन इट मींस एनालिसिस होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, आप ये सोचें कि क्या आगे होगा, फिर आपने प्रूफ करना है। ये आपने उन बेसिस के ऊपर करना है जिनके क्लूज आपको टेक्स्ट में नजर आए। यूज फॉर शेडोइंग क्लूज, आपने ऐसे क्लूज यूज करने जिससे ढूंढने जिससे आपको लगे कि हाँ ये आगे होने वाला है। जैसे ना एक बहुत जबरदस्त नॉवल लिटरेचर में माना जाता है, उसका नाम है मिल ऑन द फ्लॉस। मिल ऑन द फ्लॉस, एक मिल होती है, फ्लॉस जगह होती है, वहां पे मिल होती है। बहन भाई के ऊपर है, बहुत जबरदस्त है। उनके ना घर में ना बहन छोटी होती है, उसका बेस्ट फ्रेंड ना उसका भाई होता है। तो ये बहन भाई होते हैं, दोनों साथ साथ बड़े हो रहे होते हैं। उनके साथ ना उनका एक दोस्त भी होता है, वो ना थोड़ा सा वो होता है, क्रिपल होता है, उसके ना पाँव में मसला होता है। बचपन से तीनों साथ बड़े हो रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, साथ बड़े होते हैं। अच्छा, अब उनके ना तस्वीर लगी होती है, जिस तस्वीर में ना पानी है। ये ना ये क्लूज है, आप देखिएगा, पानी है और लोग ना एक जैसे घर डूब रहा है, इस तरह की वो तस्वीर है। अब ये फोर शेडिंग टेक्निक है, अक्सर वो पानी पी रहे होते हैं, ये पानी में खेल रहे होते हैं, साथ ही उनके ना समंदर होता है, पानी जाके खेल रहे होते हैं। अब जैसे वो बड़े होना शुरू होते हैं ना, तो क्या होता है कि भाई जो होता है वो बिल्कुल अपने क्या कहते हैं, जो सोसाइटी होता है, सोसाइटी के
सोसाइटी को फॉलो करते हुए उसके ऊपर पाबंदियां लगाना शुरू कर देता है कि तुमने इससे मिलना नहीं, इससे बात नहीं करनी। बहन जो होती है ना, वो अपने भाई से भी वो बचपन का जहन में उसको होता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड भी और ये मैं तो उससे प्यार भी, जब जैसे बहनें प्यार करती है अपने भाइयों से, तो वो उसकी ना एक एक बात मानना शुरू करती है, वो मानती रहती है, जैसे बाप की मानती है वो भाई की मानती है। वो उसके ऊपर पाबंदियां लगाना शुरू करता है, इससे नहीं मिलना, ये नहीं करना, ऐसे कपड़े नहीं पहने। मतलब वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट उसको ना क्रिश्चियन जो क्या कहते हैं, जो एक प्योरिटन सोच थी उसके मुताबिक ना रखता है अपनी बहन को। जैसे अब हमारे इस्लामी माशरे में भी अभी आपने देखा था, ये चल रहा था, कुछ सोसाइटी की चीज़ें होती हैं, कुछ रिलीजन की होती हैं, हम मिक्स कर देते हैं, हमसे बहुत बड़ा मसला हो जाता है। खैर हमारी सोसाइटी में, हमारे रिलीजन में कुछ चीज़ें जिनको हम पसंद करते हैं, उनको क्या मतलब, हम रिलीजन में जितनी भी चीज़ें ना हम सब पसंद करते हैं, चाहे ज्यूज़ हों, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे मुस्लिम्स हो, हमें अपने मज़हब से माशाल्लाह मोहब्बत है और वो रहनी भी चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या होता है, ये बड़ा फिट है कि ना वो लड़का ना उसको पसंद करने लग जाता है जब बड़े होते हैं ना, लेकिन वो लड़का उसको कहता है ना, तो वो उसको इनकार इसलिए कर देती है, उसे अपने भाई से डर लगता होता है कि मेरा भाई कुछ करना दे। भाई खुद पसंद की शादी कर लेता है लेकिन उसको नहीं करने देता। वो अपने भाई से बहुत करती थी। अच्छा, उसके ऊपर ना वो कहीं जा रही होती है तो क्या कहते हैं, वो ना जंगल में खो जाती है, तो वो दूसरा लड़का ना उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि खो ना जाए। खैर वो उसको ना ढूंढ के लिए आते हैं, कोई एक रात हो जाती है गुजर के, जब वो वापस आते हैं तो लोग उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। अब वही भाई जिसको पता होता है कि उसकी बहन बहुत पाक है, वो उसको घर से बाहर निकाल देता है। तो वो घर से बाहर निकल जाते हैं, मेरा ख्याल है फिर वो लड़का उससे शादी कर लेता है, खैर उसे अपने पास रखता है। जो भी हो, होता ये है, एंड बेहतरीन है, मिल ऑन द फ्लोर से बहुत बड़ा नॉवल अच्छा माना जाता है। होता क्या है, होता ये है कि सैलाब आ जाता है। जैसे ही सैलाब आता है ना, उनका पूरा शहर डूब जाता है। अब वो लड़की क्या करती है, उसका घर थोड़ा ऊपर होता है, वो वहां पे एक बनाती कश्ती, अपने शोहर को छोड़ के चली जाती है और जाती है अपने भाई को बचाने। वो कश्ती में जाती है और जाके उसका भाई डूब रहा होता है, वो पहुंच जाती है वहां पे, उसे निकालती है और कश्ती में क्या कहते हैं, उसे बचा के कश्ती तक तो उसे तो पहुंचा देती है, लेकिन खुद डूब के मर जाती है। अब आपको याद है कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि एक उनके घर में तस्वीर होती है, जिस तस्वीर में एक घर डूब रहा होता है और पानी के अंदर, और अक्सर पानी के इमेजेस होते हैं। तो ये जो क्लूज थे ना, ये सारे क्लूज पहले ही नॉवल के अंदर बता रहे थे कि एंड में डेथ होगी। जो डेथ होगी ना, वो डूबने से होगी, पानी से होगी, किसी की वफात, और आखिर में मेन कैरेक्टर जो होती है ना, उनकी वफात भी अपने भाई को बचाते बचाते डूब की हो जाती है। तो इस तरीके से जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको क्लूज ढूंढने होते हैं, आप उन एविडेंसेस होते हैं, आप एविडेंसेस की बेस पे ना फोर शेडिंग करते हैं। फोर शेडिंग होता है कि पहले से ही आगे चीजों के बारे में एनालिसिस करना, प्रेडिक्ट करना कि क्या होने वाला है। ठीक है। फोर्थ वन इज कनेक्ट। आई थिंक वो आपको अच्छा खासा क्लियर हो गया होगा। मैं तो खैर अल्लाह माफ करे, बहुत ज्यादा करता हूँ प्रेडिक्शन। अगर आपने देखना कि प्रेडिक्शन सबसे बेहतरीन कहाँ होती है, तो आप लोग हकीकत टीवी देखें यूट्यूब के ऊपर, आपको बड़ा मजा आएगा। वो ऐसी ऐसी प्रेडिक्शन करते हैं कि बस कमाल ही कर देते हैं। आई होप आप में से बहुत से लोग देखते भी होंगे। अच्छा जी, फोर्थ आ जाए। फोर्थ है जी कनेक्ट। आपने करना है कनेक्ट, टेक्स्ट टू सेल्फ, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू वर्ल्ड। ये अब आप लोगों का जो है क्या कहते हैं, किस तरीके से आपने कनेक्ट करना है टेक्स्ट टू सेल्फ। जो टेक्स्ट के अंदर है ना, आपने अपने आप को से कनेक्ट करना है। बाज स्टोरीज ऐसी होती हैं जिनसे आपने खुद अपने आप को कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब आपने देखा ये उमेरा अहमद और निमरा अहमद जो इतनी फेमस क्यों है, क्योंकि इनके करेक्टर्स में जो लड़कियां होती हैं वो ज्यादातर हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी को डिपिक्ट करती हैं, इसलिए पाकिस्तानी लड़कियां बहुत फैन है। बल्कि मैंने तो लड़के देखे जो बड़े फैन है, मेरे स्टूडेंट है वो तो दीवाने हैं इसके। ये जी निमरा अहमद का नमल है, निमरा अहमद का एक और भी बता रहा था कोई, एक ये उमैर अहमद का, ये निमरा का, ये जी ये पीर कामिल। सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला कमी पेशी माफ करे। तो आप करेक्टर्स के साथ अपने टेक्स्ट के अंदर जो करेक्टर होते हैं ना, उनके साथ आप क्या कहते हैं कनेक्ट करते हैं। सिर्फ करेक्टर के साथ नहीं, बाज़ वक़्त सिचुएशन के साथ करते हैं। बाज़ वक़्त देखें ना, हो सकता है आप में से कोई मैरिड हो और वो इस वक्त लाइफ में कुछ मसलों के शिकार हो, वो मसाइल को फेस कर रही हो, तो आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो, उसके अंदर भी एक मैरिड वुमेन की स्टोरी आ रही हो जो कि बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हो मैरिड लाइफ के अंदर, तो क्या कहते हैं, आप उस टेक्स्ट से अपने आप को एकदम कनेक्ट करना शुरू कर देते हो। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये जो मैरिज कपल्स है ना, इनके लिए बहुत बड़ी वो एक बुक मानी जाती है, मेन आर फ्रॉम मार्स विमेन फ्रॉम वीनस। ये मेरा ख्याल है ग्रीन राइटर है उसकी, मैन आर फ्रॉम मार्स विमेन फ्रॉम वीनस। उस पे मतलब लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसको पढ़ने से ना बहुत से लोगों के रिलेशन ठीक भी होते हैं। क्योंकि आपको पता है मैरिड लाइफ के बड़े मसले हैं पाकिस्तान में, हमारे तो बड़े ही मसले हैं। मेरे दोस्त बता रहे थे कि उनको एक डेढ़ महीने बाद ही ये लग रहा था कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ शादी के। वो बड़े परेशान थे। तो उनके एक दोस्त थे, वो उन्होंने मस्जिद में उन्हें मिले, उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि मुझे तो लगता है मेरी तो शादी गई।
तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने पहले थोड़ा समझाया, फिर उन्होंने कहा ये बुक है, ये पढ़ो। जब उन्होंने वो बुक पढ़ी ना, तो फिर उनको चीज़ें कुछ समझ आई कि मैरिड लाइफ में आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, सिर्फ लड़की को नहीं लड़के को भी करना होता है, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, तब जाके ज़िंदगी चलती है। कुछ आप सुनते हैं, कुछ वो सुनते हैं, और शुरू में आप लोग ऐसे अंडरस्टैंडिंग की जो फेज़ है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ भी होती होंगी। तो वो बता रहे थे मेरे दोस्त मुझे कि इस तरह होता है। तो आप बेसिकली ना सेल्फ, आपने अपने आप को कनेक्ट करना है टेक्स्ट से। बहुत से लोग, ये एक टेक्निक है जो आप, टेक्निक यस, बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि वो पढ़ते पढ़ते खुद को टेक्स्ट से कनेक्ट कर जाते हैं, इसलिए उनकी रीडिंग बहुत जबरदस्त हो जाती है, उन्हें समझ बहुत अच्छा आता है। फिर सेकंड है टेक्स्ट टू टेक्स्ट, आप एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से कनेक्ट करते हैं। जैसे वो आप रेफरेंस का क्वेश्चन मुझसे कह रहे थे ना, वो यही है कि टेक्स्ट से टेक्स्ट को कनेक्ट करना, कि उस ऑथर ने ये बात इस तरह कही थी, उस राइटर ने बात इस तरह कही थी, उस बुक के अंदर ये बात इस तरह लिखी थी, तो दैट इज टेक्स्ट टू टेक्स्ट। ठीक है, तो आप एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से कनेक्ट करते हो कि अच्छा ये बात यहाँ पे ऐसे कही जा रही है, जबकि वहां पे तो ये बात इस तरह कही गई थी। पॉइंट नंबर 3 इज टेक्स्ट टू वर्ल्ड, आप टेक्स्ट को दुनिया के साथ कनेक्ट करते हो। आप मतलब आपका जो टेक्स्ट है ना, आपकी जो दुनिया ना, उसमें आप कनेक्ट करके देखते हो। बाजू का देखो, कुछ नॉवेल्स है, कुछ ड्रामे हैं जो इतने ज्यादा यूनिवर्सल क्यों माने जाते हैं, बेशक वो किसी और लैंग्वेज में लिखे गए, लेकिन वो आपको आपके कल्चर, आपके इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, रशिया के जो ड्रामे हैं ना, वो बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, दुनिया में माने जाते हैं रशियंस, क्योंकि रशियंस ना एक इंडिविजुअल की स्टोरीज बहुत लिखते हैं और आम लोगों की स्टोरीज बहुत लिखते हैं, कि एक कॉबलर के भी तो मसाइल हैं, एक विडो औरत के भी तो, जो बच्ची औरत बेचारी बेवा होगी, उसको देखने वाला कोई नहीं, उसके भी तो मसले हैं। वो उस तरह की स्टोरीज बहुत ज्यादा लिखते हैं। छोटे से बच्चे की भी तो बहुत ज्यादा मसले हैं, जो कि स्टूडेंट है, वो लाइफ में किस तरह चल रहा है। तो रशियन की शिकॉव उनका है, अच्छा राइटर माना जाता है, एंटन शिकॉव। तो आप टेक्स्ट को ना वर्ल्ड से भी रिलेट करते हैं, जिससे आपकी जो क्या कहते हैं कनेक्ट करने से आप उसको ज्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा जी, अब इसका ग्राफिक ऑर्गेनाइजर देखते हैं, रिमाइंड्स मी चार्ट। इसका जो है वो है रिमाइंड्स मी चार्ट। अच्छा, उसका रिमाइंड्स मी जो चार्ट था ना, वो हमने खुद ही बनाना था, वो इस तरीके से था। उसका जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर था ना, वो ये था कि आप क्या करेंगे, रिमाइंड मी चार्ट किस तरीके से बनाएंगे। वो इस तरीके से आप बनाएंगे कि आप साथ साथ पॉइंट्स लिखते जाएंगे, या आप एक चार्ट की फॉर्म में बना लेंगे, जैसे हमने पहले वो बनाया था ना, पीछे एक वो बनाया था वेब कंसेप्ट वेब वाला, उस तरह बना लेंगे, जिसमें आप बार बार ये लिखते जाएंगे कि ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी था। जैसे आप इकबाल की शायरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इकबाल की शायरी पढ़ते पढ़ते वो शेर आ जाता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे अपनी हालत बदलने का। अब आपके जहन में आ जाता है ये तो कुरान पाक की आयत है, आप वहीं पे रुकते हैं, आप कुरान पाक की आयत निकालते हैं, आप उसके साथ ही वहां पे लिख देते हैं कुरान पाक की जो आयत है ना, उसका नंबर लिख देते हैं। तो ये रिमाइंड मी चार्ट हो गया। यानी ये तो काम हम सारे बहुत ज्यादा करते हैं तकरीबन, जिन लोगों को बहुत ज्यादा रीडिंग का शौक है ना, कि आप लाइनों को अंडरलाइन करें, उनके साथ पॉइंट्स लिखते जाएं कि ये पॉइंट ऐसे, इसका मतलब ये है, ये इस राइटर ने कहा था। किसी जगह बात हो रही है जी, कोई वो कह रहे हैं कि आम लोगों में तो नहीं आपको नजर आता कि इंसेनिटी बहुत ज्यादा होती है, बाकी में बहुत ज्यादा, सॉरी, एक वो कोटेशन है ना नीचे की, आई थिंक इंसेनिटी इन द इंडिविजुअल इज रेयर बट इट इज द रूल इन मॉब। एक इंसान में आपको पागलपन कम नजर आता है, पर एक हजूम होना तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा लोग पागलपन के शिकार नजर आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक राइटर इसी तरह का तरीके का पॉइंट बनाना, तो वहां पे आप नीचे कोट लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो हमने भी पॉइंट्स लिए थे ना, उनका आ रहा है, उनके बारे में आ रहा है, तो देखते हैं। तो अच्छा जी, उसका पहला पॉइंट ये है जी, टेक्स्ट टू सेल्फ। टेक्स्ट को सेल्फ से किस तरह कनेक्ट करना है। ब्रिंग योर ऑन एक्सपीरियंसेस टू द स्टोरी। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द टाइम आई वेंट फिशिंग विद माई डैड। आप जब स्टोरी पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसे किस तरीके से टेक्स्ट को कनेक्ट करेंगे, आप इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि आपको याद आएगा कि आपने भी कहीं ऐसा तो नहीं किया था। यानी जैसे ये देखिए, ये पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते इसको याद आया कि ये चीज़ तो मुझे याद कराती है कि मेरे वालिद साहब जो है, क्या कहते हैं, मुझे, मैं अपने वालिद साहब के साथ फिशिंग करने के लिए गया था। तो वहां पे हो सकता है राइटर जो फिशिंग की कोई बात कर रहा हो, जिससे उसको याद आ गया। ठीक है, तो ये होता है, आपको स्टोरी पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपको जहन में आ जाए, आपको अपने एक्सपीरियंसेस याद आने लग जाए, तो ये भी एक कनेक्ट करने का तरीका होता है। मुझे ना एक चीज़ याद आई कि है थोड़ा सा मुनफरिद तो नहीं है, लेकिन इससे मुझे बताते बताते ना, अब ये इससे मुझे कनेक्ट कर रहा हूँ कि इसके याद करने से मुझे एक चीज़ याद आई। मेरी दादी को ना बहुत शौक था शेरों को देखने का, उनको शेर बड़े पसंद थे।
तो वो टीवी पे भी शेर लगा लिए। मतलब हम ये हंटिंग वाली वीडियोस बहुत लगाते थे, शेरों की वीडियो। जू में हम लोगों ने बड़ा जाना, जब भी वो जू जाती थी ना, वो जू में जाके ना घूम जाती थी, तो हम उनको जब ढूंढते थे ना, तो अमूमन हमें ना वो शेरों के पास से मिलती थी। एक दफा मैं ना आया, अब मैं ये असल बात बता रहा हूँ आपको हुआ क्या। ये सोचने से मुझे याद आया कि मैं आके ना अमूमन बहुत से लोगों की आदत है वो खाना खाते वक्त ना टीवी लगा लेते हैं, तो मैंने भी ना आते सारे टीवी ऑन किया, खाना खाना शुरू किया। अब खाना खाते खाते ना मेरे में एक अजीब है कि मैं सोचने लग जाता हूँ। वो सामने ना उस वक्त टीवी चल रहा था, तो सामने जो है ना वो शेरों की वीडियोस लगी हुई थी, शेर की। तो मैं वो देख, मैं करते करते ना, हाँ मैं बटन आगे आगे कर रहा था, करते करते ना एकदम शेर की वीडियो में वो देख रहा हूँ, बटन आगे मुझसे प्रेस हो चुका है, मेरे जहन में शेर है, मैं उधर हो गया। मुझे अब ये याद आ रहा है, बटन आगे दब चुका है, चैनल आगे जा चुका है। मेरे जहन में ये है कि शेरों की ना क्या कहते हैं, शेर से मुझे याद है कि मेरी दादी घूम जाती थी, जू जाते थे तो घूम जाती थी, हमेशा शेर के पिंजरे के पास से मिलती थी। फिर एक दफा वो हम घूमने से मुझे याद है कि हम एक दफा बॉर्डर गए थे, वहां भी घूम गई, तो बाद में वो इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर गई थी, वहां से वापस मिली। अभी मैं सोच रहा था मुझे ये रेल में यूं मेरे वाले साहब ने एकदम आके पीछे से थप्पड़ मारा। मैंने कहा क्या देख रहे हो तुम, तो वो चैनल चेंज होकर ना एचबीओ लग चुका था। मैंने फौरन वो चैनल ना चेंज किया। तो याद करने से मुझे ये याद आया। अब देखिए मैं भी यहाँ पे रीडिंग कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे रीडिंग कर रहा हूँ, तो इससे कनेक्ट करने से मुझे अपना एक एक्सपीरियंस याद आ गया। इस तरीके से आपने कनेक्ट करना है टेक्स्ट के साथ अपने आप को। वो मेरा एक बहुत ही एक्सपीरियंस था कि मैं, मेरे वालिद साहब को लगा पता नहीं मैं क्या देख रहा हूँ, हालांकि मैं वो देख भी नहीं रहा था। तो वो चैनल ही चेंज हो चुका था, मुझे याद ही नहीं। मेरे साथ ये बड़ा मसला है, मैं सोचते सोचते कहीं और निकल जाता हूँ। आप में से भी किसी के साथ ये मसला है ना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इस तरह के लोग ना बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, कि मैं ना सोचते सोचते कहीं और निकल जाता हूँ, मैं किसी और ही दुनिया में बाजू का चला जाता हूँ। Text to text, make connections to other literature, movies, etc. This part reminds me of that movie I watched last week. आप एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ करें, लाजमी नहीं कि आप एक बुक को बुक के साथ करें, मूवी के साथ कर सकते हैं, ड्रामा के साथ कर सकते हैं। बाजू का एक ड्रामा है ना, जब वो आता है ना, लगता है तो आप लोगों को ड्रामा क्यों पसंद है। जैसे अभी एक ये ड्रामा बड़ा हिट हुआ था नंद, ये ड्रामा मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी वालदा ये बहुत देखा करती थी। तो अब नंद ड्रामे से बहुत से लोगों ने इसलिए कनेक्ट किया कि पाकिस्तान के अंदर एक ये इशू है, नंद वाला है, ये इशू है हमारे यहाँ। फिर हर फैमिली के अंदर एक एक नेगेटिव फीमेल का भी इशू है, बहुत ज्यादा इशू है, कि एक फीमेल होती है जिनका काम ही यही होता है कि जिन्होंने ना पकड़ के बाकी जो उनको नजर आ रहा है कि ये अच्छी जिंदगी गुजारी है, उसकी जिंदगी खराब करनी है किसी तरीके से। तो ये इश्यूज हमारे हैं, ये इट्स नॉट दैट कि ये ड्रामों में है, हमारे इश्यूज हैं। अच्छा, अब आप देखिए बाजू का आप रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग करते करते आपको कोई और चीज याद आता है कि आपने एक मूवी देखी थी, उसके अंदर भी यही सीन था कि ये डिस्क्रिप्शन थी, तो आप इस तरह कनेक्शन करते हैं, इस तरह आपकी रीडिंग स्ट्रांग होती है। बाय द वे आजकल तो मॉडर्न लिटरेचर के अंदर हम जो मॉडर्न चीजें पढ़ रहे हैं ना, बुक से पहले उसकी मूवी देख ली जाती है, बेहतर ये समझा जाता है, उससे आपकी आइडियाज बड़े अच्छे क्लियर हो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है टेक्स्ट टू वर्ल्ड। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ, दिस बुक रिमाइंड्स मी ऑफ, ओके। अब आप किताब पढ़े, आपको दुनिया से कोई चीज याद आ रही है, कि दुनिया की कोई चीज, आप देखिए ना, आप एक बुक पढ़ रहे हैं जिसके अंदर वो आइडिया दे रहा है कि क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के में सोसाइटी का, कि सोसाइटीज कैसे बनना शुरू हो गई, लोग आपस में कैसे मिलना शुरू हो गए। तो यहाँ से इस बुक से पढ़ना शुरू किया और अब दुनिया की डिफरेंट थीरीज की तरफ चले गए, और ये सोचने लगे कि आज दुनिया में लोग किस तरह शहरों में रहते हैं, आबादियां किस तरीके से बढ़ चुकी हैं, पहले ज़माने में लोग किस तरह रहते होंगे। तो अब ये जो आप दुनिया के साथ उसे कनेक्ट कर रहे हो ना टेक्स्ट को, दिस इज योर टेक्स्ट बीइंग कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। लो जी, वो आ गया चार्ट, मुझे मेरे जहन से शायद निकल गया, तो मुझे लगा कि शायद चार्ट नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहां से मैं ये लेता हूँ पीपीटीज, वहां से ली है ये मेरी पीपीटीज। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, रिमाइंड्स मी ऑफ चार्ट, व्हेन आई रीड इट रिमाइंडेड मी ऑफ। अच्छा, ये रिमाइंड मी चार्ट यही है। अच्छा, जो मैं आपको पहले कह रहा था ना, इनसे वही बनती हैं। आप जब रीड कर रहे हो ना, तो आपने साथ ही लिख देना इससे आपको क्या क्या याद आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप इकबाल का शेर पढ़ें, आपको याद आ जाए तो कुरान की आयत भी है, आप फौरन कुरान की आयत का हवाला नोट कर लें। आप एक सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको याद है नीचे ने कोटेशन दी थी, आपने फौरन वहां पे नीचे की कोटेशन लिख ली। फिर आप क्या कहते हैं, अपनी मेडिकल की कोई बुक पढ़ रही हैं आप, उसमें आपने एक डिजीज के बारे में पढ़ा, तो आपको याद है इस डिजीज के बारे में दूसरे राइटर फला राइटर ने ये भी कहा था, तो आपने फौरन उसका एक पॉइंट बनाया और वो वहां पे लिख लिया जी कि एक और राइटर ने इसके ऊपर बात की और कुछ इस तरीके से बात की हुई है। तो दिस इज व्हेन आई रीड एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ, ठीक है, दैट इज द रिमाइंड्स मी ऑफ चार्ट। फिफ्थ वन इज रिस्पॉन्ड।
Responding to literature is the way in which one reacts to something that has been read or listened to. कूपर, ये कूपर ने डेफिनेशन दी रिस्पॉन्डिंग क्या होता है और लिटरेचर में खास तौर पे क्या होता है जी कि आप किस तरीके से किसी चीज को रिएक्ट कर रहे हैं जो कि पढ़ा है ये लिसन आपने एक चीज पढ़ी अब बाज़ औक़ात क्या होता है ना आप देखें एक आपके सामने चीज आती है पढ़ के बस गुजर गया आपको पता नहीं चलता उसमें है क्या मैं आपसे पूछूंगा ना आपने भी जो पढ़ा उसमें क्या लिखा है आप कहेंगे मुझे तो याद ही नहीं इसका मतलब आपने बस पढ़ा है गुजर गए रीड करके लेकिन आपने गौर नहीं किया उसके ऊपर हम बाज़ का चीजें सुन रहे होते हैं बहुत से गाने सुन रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता उसके अंदर वो क्या क्या रहा है जिस एंजॉयमेंट के लिए सुन रहे होते हैं तो रिस्पॉन्डिंग क्या है रिस्पॉन्ड तो ये है ना कि आपने जो चीज सुनी आपने जो चीज पढ़ी सुनी है ये पढ़ी है आप उसको रिएक्ट करें कि अच्छा इससे क्या आपके आइडियाज जनरेट हो रहे हैं ठीक है अब मैं रिस्पॉन्ड का एक डिफरेंस आपको बता सकता हूँ रिस्पॉन्ड और रिएक्ट में फर्क क्या है एक एक्सीडेंट होता है अब हमारे यहाँ पे दो अप्रोचेज हैं लोग क्या करते हैं एक्सीडेंट होता है लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं तस्वीरें खींचने लग जाते हैं बात इसको हॉस्पिटल लेके जाओ ये हॉस्पिटल लेके जाना है कोई इधर भागा कोई उधर भागा कोई कुछ नहीं कर रहा वो बंदा पड़ा हुआ बेचारे का एक्सीडेंट हुआ हुआ है ये रिएक्ट है रिएक्ट होता है रिएक्शन होता है आपका जज्बाती होता है अमूमन रिएक्ट कर जाते हैं आप रिएक्ट नहीं करना आपने करना है रिस्पॉन्ड क्या होता है एक बंदा 1122 को कॉल करता है या खुद उस बेचारे बच्चे को या जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको उठाएगा और उसको उठा के ले जाता है क्या कहते हैं हॉस्पिटल में ले जाता है या अपनी गाड़ी में ले जाता है दिस इज रिस्पॉन्स तो आप यही रिस्पॉन्स होता है जैसे आप लोग क्या करते हैं नर्सेज का काम क्या है आप लोग रिएक्ट नहीं करती आपका काम ही रिस्पॉन्ड करना है आपको तो रिस्पॉन्स आप लोगों को ज्यादा अच्छा कौन जानता है कि आप लोगों के पास कोई पेशेंट आता है आपने फौरन रिस्पॉन्ड करना होता है आपने उसको पहले पेन किलर या रिलीफ देना होता है या उसके एग्जैक्ट आपने डायग्नोस करना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है बिल्कुल इसी तरीके से आपने जब रीड करना है ना तो आपने रिस्पॉन्ड करना है कि ये चीज आपके कौन सा आइडियाज जनरेट कर रही है आपको इसको पढ़ने के बाद क्या याद आता है दिस इज योर रिस्पॉन्स 5 व्हाट डज दिस स्टोरी से टू यू रिस्पॉन्ड का पॉइंट है ओके दैट्स नॉट अ गुड साइन बैड अच्छा अब आप बताएं अब आपने ये साइन पढ़ा बैड आपके जहन में क्या आएगा दैट्स नॉट अ गुड साइन इसका मतलब यहाँ पे कुछ नेगेटिव होने वाला है अगर यहाँ पे रेड लाइट होती तो आपको पता चल जाता है यहाँ पे खतरे की बात हो रही है अमूमन जब पेट्रोल के ट्रक जा रहे थे ना उसके साथ रेड लाइट उन्होंने निशान बनाया होता है अब उसी तरीके से वो कह रहे हैं व्हाट डज द स्टोरी से टू यू एक स्टोरी आपको क्या कहती है जब आप वो पढ़ते हैं आपके जहन में क्या आइडियाज जनरेट कर रही है वो स्टोरी वो आपका रिस्पॉन्स हो रहा है अब जैसे ये साइन पढ़ के आपके जहन में एक नेगेटिविटी क्रिएट होगी ना दैट इज द रिस्पॉन्स इसको पढ़ने के बाद रिस्पॉन्स इसी तरीके से एक स्टोरी को पढ़ने के बाद एक आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी हो सकता है आपको अच्छी चीजें उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दैट इज योर रिस्पॉन्स ओके व्हाट इज द मोड ऑफ द स्टोरी स्टोरी का मोड कौन सा है ये भी आपको रिस्पॉन्स में पता चलता है रिस्पॉन्स होता है ये ना कि मोड क्या है जैसे ये देखो ये इसने मोड बनाया हुआ कि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये मूड अजीब से ही है ये ना कंफ्यूजन है ये हैप्पी भी है थोड़ा सा कंफ्यूज भी है यहाँ पे ये सैड मूड है ये सैड के साथ ना बिल्कुल ही वो हिम्मत हार जाने वाला ये मजा ही है तो स्टोरी पढ़ के या लिटरेचर पढ़ के कोई चीज आप रीड कर रहे हैं आप मेडिकल की बुक पढ़े उसके बाद आपका एक मोड भी क्रिएट हो जाता है जैसे अगर आप लोग किसी डिजीज पे पढ़े ना तो सीरियस टोन होगी लेकिन जब अगर आप पढ़ रहे हैं ना कि किस तरीके से आपने इस डिजीज को टैकल किया तो थोड़ी सी खुशी होगी आपको कि ये सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ आपने अच्छा काम किया आपने कुछ कर लिया ठीक है हैप्पीनेस वगैरह भी है जिंदगी का हिस्सा ही है तो ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि उसका मोड क्या है और उसके मोड का बाजू का इफेक्ट जो होता है ना आपके ऊपर भी होता है आप देखिए कि बाजू का हम एक बुक पढ़ रहे होते बुक पढ़ते पढ़ते हमारे चेहरे पे ना खुशी आने लग जाती है हमें जब पता चलता है ना कि राइटर जिस कैरेक्टर के साथ बहुत बुरा हुआ उस कैरेक्टर का अंजाम अच्छा होने वाला है या उस हमें पता है कि वो इच्छा है वो हक पड़ता उसके साथ ज्यादती हुई है जब उसको उसके हकूक मिलने वाले हैं या कुछ उसको बहुत बड़ी पोजीशन मिलने वाली है हम खुश होने लग जाते हैं हम अपने आप को बेसिकली कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं हक जीतेगा फिर हम इतना कनेक्ट कर चुके होते हैं कि जो बुक का मूड होता है वो हमारा मूड बन जाता है ये भी आपका रिस्पॉन्स है अच्छा जी अब रिस्पॉन्ड करने के कुछ वेज क्या है समराइज ये हम अभी आगे शायद देखेंगे कि समराइज क्या होता है जो भी चीज आप कर रहे हैं ना उसको आप समराइज करें उन सालों को समराइज करके आपने जो पढ़ लिया उसको आप समराइज करके देखें ताकि आपके पास वो नॉलेज रहे रिटेल उसको दोबारा बताएं एक नए अंदाज में बताएं फिर उसका एनालिसिस करें एनालाइज करें फिर जनरलाइज करें फिर उसको जनरलाइज ये होता है कि आप पर्टिकुलर चीजों को उठा के सब पे लगाएं एक जनरल आइडिया उसका निकाले क्या बनता है दैट इज जनरलाइजेशन
रिस्पॉन्स एक्टिविटीज में इंक्लूड, अब ये जो रिस्पॉन्स की एक्टिविटीज है ना, इसमें हो सकती हैं कंप्लीटिंग अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर सच एज अ स्टोरी मैप और एक करेक्टर वेब। आप रिस्पॉन्स एक्टिविटीज में ये कर सकते हैं जी कि आप एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बना लें जिसमें एक स्टोरी मैप हो या एक करेक्टर का वेब हो। अब बुक प्रोजेक्ट या बुक का प्रोजेक्ट हो, डायोरामा, बुक रिपोर्ट, कुछ भी। अपीयर डिस्कशन, दोस्तों के दरमियान में कोई डिस्कशन है। अब बुक टॉक, एक किताब जो बात करें, ये किताब बुक टॉक ये होती है कि बुक के थ्रू आप जाके लोगों से एड्रेस करते हैं। अब बुक रिव्यू और रीडिंग रिस्पॉन्स जर्नल एंट्री, या आप किसी किताब का रिव्यू करें या किसी रीडिंग रिस्पॉन्स जर्नल एंट्री। एक जर्नल के अंदर आप किसी की एंट्री कराए, उसको, सॉरी, रीडिंग रिस्पॉन्स, जर्नल के अंदर कुछ लिखा हुआ, आप उसके ऊपर रीडिंग रिस्पॉन्स दें कि वो आपको कैसा लगा। तो इन वेज से आप जो है वो रिस्पॉन्स जो है अपना दे सकते हैं। अच्छा, अब इस सारा का सारा जो हमने ये रीडिंग स्ट्रेटजीज है ना, उसका रिव्यू कर लेते हैं। 5 एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजीज वो कौन सी है? नंबर 1 इज गेट रेडी टू रीड। सबसे पहले आपने अपने आप को तैयार करना है कि आपने रीडिंग किस तरह करनी है। सेकंड इज विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज, आपने विजुअलाइज करना है, जो जो रीड करें ना आप उसको अपने जहन में विजुअलाइज करें। पॉइंट नंबर 3 इज स्टॉप एंड चेक, आपने रुक के देखना है कि डू आई अंडरस्टैंड, डू आई हैव एनी क्वेश्चंस। ठीक है, आपने चेक करना है कि आपको समझ आ रही है। फिर कनेक्ट करना है, टेक्स्ट अपने आप से, सेल्फ से करना है, टेक्स्ट से करना है, दुनिया से करना है। रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड आपने ये इस तरह करना है, आपने समराइज करना है, रिटेल करना है, एनालाइज करना है, और फिर आपने चेक करना है कि क्या आपके आइडियाज उसे मिलते हैं, नहीं मिलते, वो आइडियाज क्या जनरेट कर रहा है, क्या आपको समझ आई कि नहीं समझ आई। ठीक है, These are the 5 active reading strategies। अब आपने ये करना है कि आपने इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना है। जब आप इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे ना, तो फिर आप इस काबिल होंगे कि आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड चीज़ों को कर सके। जब आप रीडिंग करेंगे, आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।